Hello, dear friends. Welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. So we have already started the chapter number 9 trade from your 9th standard geography syllabus. Okay, so this part actually comes under economic geography. So in this chapter we have already discussed some concept like demand, supply, who is producer, who is buyer, who is seller. Okay, so this thing we discuss. Then we discuss about the deficit, surplus of different commodities in market, how this supply and demand affects the prices of different commodities. Okay, so this thing we discuss. After that we discuss about the barter system. Okay, then we discuss about the विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड. विजिबल ट्रेड क्या होता है, इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा. विजिबल ट्रेड में हम फिजिकल कुछ कमोडिटीज गैदर करते, राइट. किसी पैसे के मुंह बदले में हमें कुछ कमोडिटी मिलती है, फिजिकल कमोडिटी, हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं. और या इनविजिबल ट्रेड में क्या होता है, जो भी अलग अलग सर्विसेज होती है वो हम अवेल करते. ओके, जैसे कि मूवी देखना थिएटर में, या कहीं ट्रैवल करना, डॉक्टर का या किसी एडवोकेट का एडवाइस लेना. सो इसके बदले में हम उनको फीस पे करते हैं उनकी, राइट. तो वी आर अवेलिंग सर्विसेज बट वी डोंट गेट एनी कमोडिटी, सो दैट्स वाई इट इज अ इनविजिबल सर्विस. वो हमने देखा था. देन वी डिस्कस अबाउट द different types of trade: wholesale trade, retail trade. Okay, what is a domestic trade, what is international trade, that also we discuss. domestic trade को internal trade भी बोला जाता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोला जाता है. तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो दोस्तों, दुनिया में लगभग 200 के आसपास कुछ कंट्रीज है. तो इतने सारे कंट्रीज में जब ट्रेड होता है ना, तब उसके लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए कि जिसके वजह से जो भी ट्रेडर्स है, जो भी कमोडिटीज वो बाय करते या सेल करते, या दो देश के बीच में जो भी व्यवहार चलता है, तो उसमें कुछ धांधलेबाजी ना हो, उसमें कुछ फ्रॉड ना हो, या कुछ गलत चीजें ना हो. तो उसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग देशों के बीच में जो भी ट्रेड चलता है उसको एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. सो देखते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, इनका क्या फंक्शन है, कौन कौन से अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, किस रीजन में वो काम करते हैं, उनके क्या एम है, क्या मोटो है, उनके सिंबल क्या है. तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना और उनके रोल के बारे में पता करना. सो कैरिंग आउट ट्रेड एट एन इंटरनेशनल लेवल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके, than the domestic trade. So why it is complex, I have already told you. Okay, so it is complex because there are different countries, they have different languages, there are different rules. Okay, so that's why it is a bit difficult to have this international trade than the domestic trade. So trade takes place between two or more nations. Factors like economy of the country, whether it is capitalist economy, whether it is socialistic economy, or whether it is communist economy. So this particular type of economy, they affect the production of different goods and services, also their buying and selling also. देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अलग अलग ट्रेड रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, मार्केट की कंडीशन कैसी है. ओके, वहाँ के लोगों की डिमांड कैसी है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. देन लॉज, judicial system, currency, language, etc. So these all are the factors which influence the international trade. The trade between two countries getting influenced by all these factors. So you have to remember the factors over here, like economy of that particular country, government policies, market conditions, laws, then judicial system, करेंसी एंड लैंग्वेज. सो आप बोलोगे यार ये जुडिशियल सिस्टम कहाँ से आ गई बीच में. तो देखो, कुछ भी ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं किसी कंपनी के बीच या किसी सरकार के बीच, या कोई भी ऑफिसर्स होते, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी के ऊपर, सपोज कोई उनको फाइन लगाते या कोई एक्सेस के रिलेटेड कुछ इश्यूज होते, तो ऐसी चीज़ें जुडिशियल सिस्टम के पास जाती है. अभी आपको ये वोडाफोन का केस पता होगा, इंडिया में इंडिया की जो सरकार है उसके बीच में और वोडाफोन कंपनी के बीच में ये झगड़ा था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक ये गया था. तो इसलिए जुडिशियल सिस्टम उस किस कंट्री में किस तरह से काम करती है, कितनी पावरफुल है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है टू हैव द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट नेशंस. ओके, so the political relation between two countries also influences the trade between them. Okay, दो देशों के बीच राजनयिक संबंध कैसे, ये भी अफेक्ट करता है उनके ट्रेड के ऊपर. ओके, so sometimes the obstacles in the way of trading affect the mutual relationship adversely. Okay,
अगर दो देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं है या उनके ट्रेड रिलेशन खराब हो गए तो उन दोनों के बीच जो भी संबंध होते हैं वो भी एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। ओके, टू अवॉइड दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम अप। ओके, तो इस तरीके से जो भी इंसिडेंट्स होते हैं या जो भी ऐसे डिस्प्यूट होते हैं इसको अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। टू स्मूदन एंड जस्टिफाई द प्रोसेस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज of different economic standing, some international economic organization were formed। ओके, तो अलग अलग जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी अलग अलग है। इकोनॉमिक उनकी जो इकोनॉमी है उसके वजह से उसकी पूरे विश्व में जो भी उनकी एक अलग सी स्टैंडिंग है वो अलग अलग है। ओके, तो उनके बीच जो भी ट्रेड वगैरह होता है ऐसे कंट्रीज के बीच तो वो ट्रेड स्मूथली हो और जस्टिफाई प्रोसेस की जरिए हो, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। These organizations work toward the facilitation and growth of international trade. The details of few organization have been given in the following table। तो देखो दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेड को फैसिलिटेट करना और उसकी ग्रोथ करना, दिन ब दिन उस ट्रेड में तरक्की हो जाए या उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाए, अलग अलग देशों के लोगों को उसका फ़ायदा मिले और ये एक पूरा अच्छे से ये प्रैक्टिस फॉलो हो, किसी देश के बीच ट्रेड के वजह से झगड़ा ना हो। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके बारे में वो काम करते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। ये आसियान क्या है ये हम देखेंगे। यहाँ पे उसका आप फोटो देख लो, आसियान का एक हेडक्वार्टर का ये फोटो है। ये फोटो है WHO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसका ये फोटो है। देखते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में नेम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड लोगो, उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और कितने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर स्टेट्स है या नेशंस कितने कितने कंट्रीज उसके पार्टिसिपेटरी है। ओके, देन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसके फंक्शंस और उसके एम्स क्या क्या है तो यहाँ पे दिया है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। यू कैन सी ओवर हियर द लोगो ऑफ WTO। ओके, सो देर आर 164 कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फंक्शंस क्या है इसके देखते हैं। टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर निगोशिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी निगोशिएशन होते हैं अलग अलग देशों के बीच, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म एक क्रिएट करना ये काम करता है। टू हैंडल द डिफरेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड, मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट्स, तो जो भी ट्रेड के वजह से डिफरेंसेस आते हैं, जो भी कुछ डिस्प्यूट होते हैं उसको हैंडल करना और अलग अलग ट्रेड पॉलिसीज जो भी मेंबर स्टेट है उनके बीच में बनाना, ये काम WTO ऑर्गेनाइजेशन करता है। प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज, तो ट्रेड के लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगती है या जो भी उनको ट्रेनिंग लगती है तो उसके बारे में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ट्रेन करने का काम भी WTO के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। तो यूरोप में जो भी 28 कंट्रीज है अलग अलग, तो उस 28 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये आप पा रहे होंगे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एक सिंबल है, उनका फ्लैग है ये। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ओके, एक छोटा सा देश है बेल्जियम, यूरोप में है। तो इस बेल्जियम में ये ब्रुसेल्स नाम का शहर है। ओके, तो यहाँ पे इसका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसका क्या मकसद है यूरोपियन यूनियन का देखते हैं यहाँ पर। एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड मार्केट अमंग्स द मेंबर नेशंस इन द यूरोप, जो भी ये 28 मेंबर्स है उनके बीच में एक इंटीग्रेटेड मार्केट डेवलप करना। देखो इंडिया में पूरा यूरोप समा जाएगा, इतने छोटी छोटी कंट्रीज है वहाँ पे। ओके, तो ये सारे कंट्रीज को मिला के एक इंटीग्रेटेड मार्केट एस्टेब्लिश करने का काम यूरोपियन यूनियन करता है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल इन यूरोप, जो भी भांडवल होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सर्विसेज होती है अलग अलग और जो भी अलग अलग कमोडिटीज होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक फ्री फ्लो एक देश से दूसरे देश में, उसमें कम से कम टैक्स लगे, कम से कम ऑब्स्टेकल्स हो उसके व्यापार के बीच में, तो ये काम यूरोपियन यूनियन देखता है। कमोडिटीज हैव बीन कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसल्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द मेंबर्स नेशंस। ओके, तो जितने भी मेंबर नेशन है यूरोपियन यूनियन के, तो उसमें जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है एक देश से दूसरे देश में जब प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वो कैंसिल करने का काम यूरोपियन यूनियन ने किया है। कॉमन यूरो करेंसी एस्टेब्लिश, तो जितने भी ये देश है 28 देश, ये सब देश मिलकर एक ही करेंसी यूज करते हैं जिसे हम यूरो बोलते हैं। एक यूरो जो होता है उसकी कीमत लगभग 80 से 85 इंडियन रुपीज तक होती है। तो
ये यूरो के बारे में आप जान सकते हो। यूरो का जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है आप जस्ट गूगल कर सकते हो, 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। तो आपको जो करंट प्राइस है मार्केट में चल रहा है यूरो का आपको दिखाई देगा, जस्ट गूगल इट, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, सो ओपीईसी बोला जाता है उसे, ओपेक बोला जाता है, ओपीईसी, ओपेक। ओके, तो ये ओपेक का काम क्या है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतार है, ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है। ओके, तो ये जो अलग अलग कंट्री है, नाइजीरिया है, अंगोला है, अफ्रीकन कंट्रीज है ये, तो ये सारी कंट्री जो ऑयल का प्रोडक्शन करती है, सपोज उन्होंने बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई होगा ऑयल का, तो खरीदने वाले कम और सप्लाई ज़्यादा, तो ऑयल का प्राइस गिर जाएगा। और अगर उनका उन्होंने सप्लाई बहुत कम कर दिया, उसका ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत मतलब उसकी शॉर्टेज मार्केट में दिखाई देगी। तो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और ऑयल का प्रॉपर दाम, एक अच्छी कीमत हर एक देश को, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ऑयल खरीदने वाला कंट्री उनको अच्छे से मिले, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये बनाया गया है। तो ये सारे देश इकट्ठा मिलकर तय करते हैं कि ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, या किस देश ने कितना प्रोडक्शन करना है, तो इसके रिलेटेड ये एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। सो कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, controlling the rates of crude oil production among the member state, okay, and maintaining the concessions in oil export। तो ये सारी चीजें करने का काम ये ओपीईसी करता है। उसके बाद है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम सार्क बोलते हैं। देखो ये सार्क का लोगो है जिसमें 8 कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। तो इसके मेंबर स्टेट कौन कौन है, इंडिया है, देखो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया में इंडिया आता है ना, तो इंडिया तो बड़ा प्लेयर है इसका, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, तो ऐसे 8 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, बांग्लादेश भी है। ओके, सो फाइंडिंग सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय द कंट्रीज इन साउथ एशिया। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड मैप आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो साउथ एशिया का रीजन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, तो ये जो साउथ एशिया का रीजन है, यहाँ पे जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने का काम या वो एम ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन रखता है। इंक्रीजिंग द सोशल वेलफेयर, राइजिंग द लाइवलीहुड स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड, एंड इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। तो ये भी काम ये सार्क करता है। टू रिमूव द अनरेस्ट इन साउथ एशिया, तो जो भी अनरेस्ट होता है दो कंट्रीज के बीच या कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काम करता है। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको आसियान बोलते हैं। आपको यहाँ पे मैंने उसका हेडक्वार्टर का फोटो दिखाया था, देखो ये है आसियान। ओके, आसियान कंट्री का ये हेडक्वार्टर, उसका फोटो। ओके, तो ये हमने देखा था, तो ये आसियान का लोगो आप देख सकते हो। ओके, आई थिंक 2017 में या 18 में हमारा जो रिपब्लिक डे था, उस रिपब्लिक डे के मौके पर इंडिया ने ये 10 आसियान देश के जितने भी लीडर है उनको बुलाया था एज अ गेस्ट। ओके, तो ये उनका ध्वज है, ये 10 आप यहाँ पे अलग अलग 10 ऐसी पंखुड़ियाँ देख रहे होंगे। सो ये 10 देशों को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो दिस इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्यों बोला जाता है, ये जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है इसके साउथ ईस्ट रीजन में ये देश आते हैं। देखो ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज वगैरह देख रहे हो ना आप, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई। ओके, तो ये जितने भी यहाँ पे देश है, तो ऐसे 10 कंट्रीज है, ये वियतनाम भी आता है उसमें। ओके, तो ये 10 देशों का मिलकर ये आसियान बनता है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो ये जकार्ता इंडोनेशिया की ये राजधानी है, यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। सो एक्सपांडिंग सोशल एंड कल्चरल हार्मनी along with इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जो भी कल्चरल हार्मनी है, वहाँ के जो सोशल टाइज है लोगों के बीच में, उसको एनहांस करना इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, तो ये इसका एम है। प्रमोटिंग द रीजनल पीस, जो भी उस रीजन में शांति है उसको बरकरार रखने का काम ये करता है। प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट। टैक्स वेवर्स मतलब क्या, जो भी मेंबर स्टेट है 10, तो उस 10 मेंबर स्टेट में या जो भी 10 कंट्रीज है उनके बीच में जो भी ट्रेड होता है, तो उनको जो भी टैक्स लगता है एक देश से दूसरे देश में जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज बेचे जाते हैं, तो उस टैक्स को कम से कम रखना, उसे बोलते हैं टैक्स वेवियर देना। ओके, तो टैक्स में कुछ छूट दी जाती है तो उसे हम टैक्स वेवियर बोलते हैं।
सो ये काम आसियान करता है। उसके बाद है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक बोला जाता है उसे। ओके, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपीईसी या एपेक बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका लोगो। और 21 देश इसके मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिंगापुर में। ओके, सिंगापुर कहाँ पर है? देखो ये मलक्का स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी। इंडोनेशिया और ये थाईलैंड के बीच, सॉरी मलेशिया के बीच, ये जो भी नैरो वाटर बॉडी है उसे मलक्का स्टेट बोला जाता है। और इसके सदर्न टिप पे एक छोटा सा देश है जिसे हम सिंगापुर बोलते हैं। सो फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन ये काम करता है अपेक ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर नेशंस। तो उस रीजन में जितने भी वो 21 कंट्रीज आती है उसमें कोऑपरेशन बढ़ाने का काम और जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है तो उसको एक प्रॉपरली मैनेज करने का काम एपेक करता है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर उसे बोलते हैं। एशिया और पैसिफिक इस रीजन में जो भी देश आते हैं वो इसके मेंबर्स है। ओके, उसके बाद है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। जो भी 5 बड़े डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड में, जो भी एक डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनका समावेश इसमें होता है। तो BRICS, ब्रिक्स, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, I for India, C for China, S for South Africa. So these 5 countries are the member nations of this BRICS organization. So it is Brazil, Russia, India, China and South Africa. उसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में। शंघाई कहाँ पर है? चाइना में है। So the aims or the functions of this particular organization is make funds available for growth of economies of the member states. Okay, जे जो भी ये मेंबर्स है इनकी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके लिए फंड अवेलेबल करवाना। सपोज इंडिया में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो हम ब्रिक्स का जो ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसे बोला जाता है, तो यहाँ से हम फंडिंग ले सकते हैं। एनहांसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 5 देशों के बीच जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको एक कोऑपरेट करना, अच्छे से उसको म्यूचुअली एनहांस करना। स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो भी लेन देन होता है पैसों का या किसी और गुड्स और सर्विसेज का, तो उसमें एक सिक्योरिटी होनी चाहिए उस ट्रेड में। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी गलत चीज़ हो रही हो या कोई फसविगिरी हो रही हो। तो ये चीज़ें इलिमिनेट करने का काम ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। सो गाइज, इन दिस वे वी डिस्कस अबाउट द different trade organization over here. You can able to see the political map of the world. Okay, so SARC nations, they belong to this South Asia region. Then ASEAN, they belongs to this southeast countries. Okay, over here. Then BRICS, India, China, here is China, here is Russia, here it is a South Africa, here it is Brazil. So these 5 developing countries, they belong to this BRICS nation. Okay, so in this way we discuss about different trade organization. So let's have some discussion or some activities over here. Find out the names of the member states of the following organization with the help of internet. Show these member nations on the outline map given in figure 9.4 using different colors on each organize for each organization. Okay, तो ये ओपेक और सार्क के मेंबर स्टेट आपको ढूंढने और उसको कलर करना है इस मैप पे। ओके, तो सार्क के तो मैंने आपको बता दिए, ओपेक के भी मैंने बता दिए, और उसमें कुछ नाम्स ऐड होंगे तो आपको इंटरनेट पे ढूंढने और इसमें कलर करने। इजी टास्क है, आई होप यू कैन डू इट। और एक यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देर इज ओनली वन करेंसी यूज्ड इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। देखो जैसे इंडिया की हमारी इंडियन रुपीज़ है, यूएसए का यूएस डॉलर है, तो उस तरीके से जो भी करेंसी होती है अलग अलग देशों की, वो सब कैंसिल करके अगर एक ही करेंसी रखेंगे तो क्या होगा। तो ये यहाँ पे पूछा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? जो भी एक करेंसी का ट्रेडिंग करते तो उनको होगा, राइट। जो भी शेयर मार्केट होता है उसमें जो भी करेंसी का लेन देन होता है, जो भी डिमांड और सप्लाई होता है अलग अलग देशों में करेंसी को लेके, तो पूरा ट्रेड बंद हो जाएगा। पहला पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो शेयर मार्केट पे आएगा। ओके, उसके बाद जो अलग अलग उसके रिपरकशंस है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई देश बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई देश बहुत कम डेवलप्ड है, तो एक ही करेंसी का सपोज आप कोई एक उसका वैल्यू तय करेंगे तो अलग अलग देशों में वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखो इंडिया में अगर आप $1 लाते हो, सपोज $1 का आप यहाँ पे 2 लीटर दूध परचेस कर पाते हो, तो अमेरिका में वही 1 लीटर ही परचेस कर पाओगे। क्योंकि वहाँ का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वहाँ का जो भी इकोनॉमिक अलग अलग पैरामीटर्स है, तो उसके वजह से वहाँ का इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो अलग अलग होती है। तो उसके वजह से एक ही करेंसी हम पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं रख सकते। ओके, सो ये इसका आंसर हो सकता है। इसके रिलेटेड और भी अलग अलग पहलू होते हैं, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो।
Okay, so it is a open-ended question, and you can put your opinion about this particular question. So in this way, we discuss about the things about the international organization, their role, their headquarters. Okay, which countries are member of this different organization. So hope you enjoyed this particular session. If you have any doubt, you can ask in comment section below. Okay, and share this particular video session with your friends. Thank you. Have a great day.